नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स है और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होंगे। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले और साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहला जो टॉपिक है चोल आर्किटेक्चर को लेके यहाँ पर जो है फ्रेम किया गया, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है ना। राज फर्स्ट और राजेंद्र चोल जी लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। बृहदेश्वर मंदिर वगैरह के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये पेपर 1 का पार्ट है। दूसरा लाला हरदयाल जी की बात है, यहाँ पर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। गदर पार्टी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसी से संदर्भित थे ये आपके, है ना। रिवोल्यूशनरी फेज के ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है। तो पेपर 1 में रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये आपका द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2022 का है। थर्ड पेपर का कोर पार्ट है ये आपका और सेकंड पेपर में भी आएगा। क्यों? क्योंकि 97th जो अमेंडमेंट हुआ था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है आपका, ठीक है ना। अब बताइएगा ये कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 19 के अंतर्गत आएगा क्या ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म टू टैकल क्लाइमेट चेंज, है ना। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक है, एनवायरमेंट का कोर पार्ट है आपका, थर्ड पेपर का टॉपिक है। सेम वही पॉइंट्स हैं, कुछ भी नया नहीं, कुछ फाइंडिंग्स आई है वो देखेंगे हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवर्स इंपैक्ट ऑफ स्मगल्ड, जो आपकी स्मगलिंग वगैरह होती है गुड्स की, उससे रिलेटेड है कि देखिए अब जो चीजें हमारे यहाँ मिल रही है अगर उसका मूल्य ज्यादा है और जो आपके कंज्यूमर हैं अगर उनको उससे कम मूल्य की कोई चीज मिल जाती है, भले ही वो स्मगलिंग करके गुड्स लाई गई हो, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पैसा होता है वो वहां पर बचता है, ठीक है। और चाइना जो है जैसे ही त्योहार आने लगते हैं, जैसे दिवाली आ रही है तो दिवाली से रिलेटेड डेकोरेशन के कोई भी सामान हो गया, है ना, जितने भी सामान होते हैं वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चालू कर देता है। अगर हम उसको बैन भी कर देते हैं तो वो दूसरे चैनल से, है ना, नेपाल से, श्रीलंका से, यहाँ से डंप करता है हमारे यहाँ। तो ये बताया जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है उनको घाटा होता है, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसको लेके फ्रेम किया गया। थर्ड पेपर का टॉपिक है ये आपका। इसके बाद श्रिंकिंग बायोडायवर्सिटी, तो ये रिलेटेड है, लिंक्ड है आपका क्लाइमेट चेंज से। लगातार बायोडायवर्सिटी में जो है आपका डिग्रेडेशन देखा जा रहा है, अवमूल्यन देखा जा रहा है, उसी से संदर्भित है। थर्ड पेपर का कोर पार्ट है आपका। पहले टॉपिक को डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि ये जो चोला डायनेस्टी है आपकी, ठीक है, वो स्टार्ट किसने किया था, किसने इसकी आधारशिला रखी थी, किसने स्थापित किया था? तो उनका नाम है विजयालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th सेंचुरी एडी में, ठीक है ना। इस डायनेस्टी ने सदर्न इंडिया में 850 से लेकर 1279 के बीच में इनका शासनकाल रहा है। और विजयालय से लेकर आदित्य फर्स्ट हो गए आपके, राजेंद्र थर्ड हो गए आपके, है ना, ये सब जो है इनके प्रोमिनेंट जो है आपके रूलर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने बहुत ज्यादा पायनियर वर्क किया है ना, साउथ इंडिया की हिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक। अब यहाँ प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करें तो दो बहुत फेमस नाम सुनने को मिलता है हमको, राज चोल और जो आपके राजेंद्र चोल है, जो उनके पुत्र थे। अब जो राज हैं आपके, उन्होंने बिल्ड कराया था फेमस टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल, है ना, तंजावुर में। और
राजेश्वर टेम्पल बनवाया था उन्होंने, कहां पर, केरला में। इसके बाद आप देखेंगे कि राजेंद्र चोल ने अपनी नई कैपिटल जो है स्टैब्लिश की और उसका नाम रखा गंगई कोंडा चोलापुरम, है ना, गंगई कोंडा चोलापुरम भी बोलते हैं, है ना। गंगा के जल को वहां पहुंचाने के लिए उनको ये उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। और गंगा वगैरह के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे सफल अभियान भी करे हैं, है ना। तो गंगई कोंड चोलापुरम बोला जाता है इसको, उसी के रूप में इन्होंने नई राजधानी को वहां पर सेटअप कराया। इसके बाद एक शिलालेख है, एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है उत्तर मेरूर, ठीक है। तो उस पर इनके जो ग्रामीण प्रशासन की जो व्यवस्था थी, स्पेशल जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक के रूप में देखते हैं हम लोग चोल डायनेस्टी के, तो उसके बारे में जो ग्राम स्तर को इन लोग उर बोलते थे, है ना। ये लोग जो है उर का मतलब ग्राम स्तर, तो वहां पर जो भी स्थानीय सरकार का जो कार्य था, फंक्शन था, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है फैक्ट आपका, ठीक है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन बता रहे हैं चोलास का कैसा था। तो सबसे पहली चीज की इनकी कैपिटल कहां थी, तंजौर। बाद में फिर जो है राजेंद्र चोल ने गंगई कोंड चोलपुरम में जो है अपनी नई राजधानी स्टैब्लिश की। वैसे देखेंगे तो इनकी राजधानी तंजौर में थी। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे भी था, प्रोविंशियल लेवल पे भी था और लोकल गवर्नमेंट भी था, मतलब 3 टियर की इनके पास सरकार थी। इसका सोर्स क्या है भैया, अगर हम कोई चीज बात कर रहे हैं तो उसका कोई इंपॉर्टेंट सोर्स होगा, तो उसका जो इंपॉर्टेंट आपका सोर्स है वो क्या है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है। इसके बाद यहां पर जो आपका राजत्व था या किंगशिप थी वो हेरिडेटरी थी, ठीक है। और इनका जो रॉयल एम्बलम था वो आपका टाइगर था, ठीक है। अब यहां पर कर वगैरह कितना लगता था, है ना, जो स्टेट जो आरोपित करता है टैक्स वो कितना था, तो 1/6 था, जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 जो है वो आपका टैक्स लेते थे। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि चोलों के पास जो है मजबूत सेना भी थी, उसमें 70 रेजिमेंट की व्यवस्था थी। यहां पर जो है चीफ जस्टिस की भी जो है बात की गई है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया जाता था, लेकिन किसके द्वारा किया जाता था, राजा के द्वारा ही किया जाता था। कहने का मतलब ये कि राजा ही जो है वो न्याय भी प्रदान करता था, तो डिसेंट्रलाइज नहीं थी पावर, एक तरीके से आप देखेंगे तो, है ना, राजा ही न्याय प्रदान करता था, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इनका जो एक और भी सिग्निफिकेंट फीचर है वो क्या है आपका, वही जो आपका ग्रामीण स्तर पर प्रशासन है। जैसे हम आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखते हैं, म्युनिसिपैलिटी देखते हैं, ठीक है। तो लोकल लेवल पे जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें कमिटी की बात की गई है, सभा की बात की गई है। जैसे आप इसको लिंक करके देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए, वहां पर सभा और समिति की बात थी, वैसे यहाँ पर भी कमिटी और सभा वगैरह की बात है, विलेज लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन था, जिन लोगों को सदस्यता दी जाती थी वो चुनाव के माध्यम से दिया जाता था, तो यहाँ चुनावी प्रक्रिया को अपनाया गया था। अब सोसाइटी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें अगर हम लोग चोलास का, तो ये लोग जो है वो समृद्ध माने जाते थे, पहली चीज तो, है ना। अब यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग्स की व्यवस्था थी, मतलब भूमि जोत, है ना, तो उसका जो आधार था वो क्या था, उसी के आधार पे लोगों का सोशल स्टेटस या हायरार्की जिसको बोलते हैं पदानुक्रम, उसको निर्धारित किया जाता था। इसके बाद जो ब्राह्मण आपके लैंड होल्डर्स थे उसको उनको टैक्स में एग्जेम्पशन दिया गया था, है ना, और उनपे जो है कर छूट दिया जाता था, उसी को ब्रह्मदेव किलवार बोला जाता था ना, किलवार बोला जाता था। टेम्पल्स को जो जमीन दी जाती थी वो टैक्स फ्री होती थी और उसको बोला जाता था देवदान। इसके बाद जो टीनेंट्स की जमीन होती थी, उलूकुड़ी, उनको जो है लैंड में ओनरशिप नहीं दिया जाता था और उनको फोर्स करके, मतलब बाध्यकारी रूप से वहां पर खेती वगैरह करने के लिए फोर्स किया जाता था, खेती कराया जाता था उनसे, ठीक है। किनकी जमीन में, तो ब्राह्मण्स की जो जमीन होती थी उन पर, और जो आपके वेललैंड वगैरह होते थे उनकी जमीन पर इनको जो है जबरदस्ती उसमें खेती वगैरह कराई जाती थी। इसके बाद अगर रिलीजियस एस्पेक्ट देखेंगे तो शैविज्म भी था यहाँ पर और वैष्णविज्म भी था, है ना, वैष्णववाद भी था, आपका शैववाद भी था। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जल के संग्रहण के लिए या जल के संरक्षण के लिए बहुत अच्छी विधियों को भी अपनाया गया है। जैसे सिंचाई टैंक का निर्माण करते थे, उससे पानी का स्टोरेज वगैरह भी करते थे, तो उससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें एनहांसमेंट देखा गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो रेशम के लिए ये क्षेत्र फेमस था, है ना, कांची का जो उद्योग है आपका, है ना, विशेषकर रेशम वगैरह, वो बहुत ज्यादा समृद्ध था, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो मेटल वर्क होता था, जैसे टेम्पल्स हैं, यूटेंसिल बर्तन वगैरह हो गए, तो उसमें जो है मेटल वर्क करके इमेजेस वगैरह बनाई जाती थी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मर्चेंट गिल्ड था, कॉमर्स और ट्रेड था, है ना, वो भी जो है उन्नत अवस्था में था वहां पर, ठीक। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि ये
इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो इनका ट्रेड वगैरह जो है वो बहुत समृद्ध माना जाता था। उसका रीजन था, आप लोगों को पता होगा कि जो आपका नौसेना थी या जो नेवल बेस था इनका, वो भी बहुत ज्यादा सशक्त था उस दौरान। ठीक है, तो उसका एक दूसरा भी फायदा है कि जो आसपास के हमारे देश थे उनके साथ भी हमारा व्यापारिक संबंध था, है ना। जैसे आयात निर्यात करना, तो चाइना के साथ, सुमात्रा के साथ, जावा के साथ, अरब के साथ इनके व्यापारिक संपर्क भी थे। ठीक, इसके बाद कॉइनेज की बात करें, सिक्कों की बात करें, तो जो आपके चोल किंग राज फर्स्ट थे, वो आपके जो कॉइन उन्होंने इशू किया था उसमें एक तरफ तो राजा की खड़ी हुई जो है इमेज है, दूसरी तरफ संस्कृत में शिलालेख लिखा हुआ है, शिलालेखों के साथ जो है देवी बैठी हुई है। इसके अलावा राजेंद्र फर्स्ट की बात करेंगे तो उनके सिक्कों में श्री राजेंद्र या जो उन्होंने उपाधि धारण की थी गैंगेई कोंडा चोल, है ना, तो वो किंवदंती थी और उसमें बाघ और मछली के जो प्रतीक हैं वो उसमें बने हुए थे। इसके बाद राज फर्स्ट की बात करें, इनको अरुमोली वर्मन भी बोला जाता है। 985 से 1014 सी के बीच में इनका जो है शासनकाल रहा है ना। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने चोल साम्राज्य के एक साम्राज्य के रूप में जो एक्सपेंशन होता है उसकी नींव इन्होंने रखा था। ठीक, फिर आगे कंटिन्यूएशन में जो है आपके ले गए राजेंद्र चोल लोग। अब इन्होंने उत्तर में जो है चालुक्यों के साथ, अगर आप मैप में देखेंगे ना तो ऊपर जैसे यहां पे मान लीजिए ये चोल है, तो इनके नॉर्थ में आपके चालुक्यास है और दक्षिण में आपके पांड्या है, मदुरई वाले रीजन में। ठीक है, तो इन्होंने दोनों के साथ वहां पर युद्ध वगैरह भी किया था और इन्होंने वेंगी को जीतकर चालुक्य चोल वंश की भी स्थापना की थी। इन्होंने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। ठीक है ना, शिलोन बोला जाता था तब श्रीलंका को। इसके बाद जो राजेंद्र फर्स्ट हैं आपके, उनके बारे में बताया जा रहा है, तो इन्होंने उपाधि भी ली थी गैंगेई कोंडा चोल की, है ना, क्योंकि इनको गंगा का जल वहां लाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंशन किया, उसको एक्सटेंड किया कहां तक, श्रीलंका, है ना, लक्काद्वीप जिसको लक्षद्वीप बोलते हैं, और मालदीव्स वगैरह हो गया। इन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशन भी किया, है ना, गैंगेस जो आपका प्लेन है इस एरिया में, जैसे उड़ीसा, बंगाल, है ना, और वहां से फिर गंगा के वाटर को ये लेके आए, है ना, गैंगेई कोंडा चोलापुरम। इसीलिए जो है यहाँ पर इन्होंने नई जो है कैपिटल बनाया, है ना, कहां पर, कावेरी नदी के डेल्टा पर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो आपका सदर्न मलय पेनिनसुला है, सुमात्रा है, यहां पर भी जो है कैंपेन चलाया था, है ना, यहां पर भी इन्होंने अपना अभियान चलाया, है ना, सैन्य अभियान की बात कर रहे हैं। ठीक है, श्री विजय के खिलाफ ऐसा माना जाता है और ये अभियान लगभग शुरू किया गया था 1025 में। ठीक है, सी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लाला हरदयाल जी के बारे में, तो अभी एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनको श्रद्धांजलि दी है ना। बाकी तो जो एमपी का एडमिनिस्ट्रेशन है और जो समस्याएं चल रही हैं रिजर्वेशन को लेके, सारी जो पेंडिंग है वैकेंसी, उसके बारे में नहीं दे रहे हैं ट्रिब्यूट, यहाँ पर दे रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है, की पॉइंट्स इनके बारे में, तो सबसे पहली चीज ये कि ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, स्कॉलर भी थे ये आपके। ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के डिफरेंट जो आपके एस्पेक्ट थे, जो डिफरेंट धाराएं थी, है ना, उसमें से रिवॉल्यूशनरी फेज से ये आपके रिलेटेड थे। ठीक, इन्होंने वर्ल्ड वाइड जो है ट्रैवल भी किया। ठीक, और देशभक्ति को जो है वो लोगों तक पहुंचाया जो विदेशी धरती पर भी रह रहे थे। ठीक है ना, कि अंग्रेजों का जो शासन है वो किस तरीके से शोषणकारी है, दमनकारी, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1907 में जो है ये एक्टिव हो जाते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में, और उसी के संदर्भ में इन्होंने जो इनको स्कॉलरशिप दी जा रही थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस समय में दी जा रही थी। ठीक है, तो उनको ये जो है डिनाई कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं कि भैया हम नहीं लेंगे इसको। ठीक, इसके बाद 1908 में फिर ये न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिखना शुरू कर देते हैं ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। इसी के संदर्भ में इनके कई जो लेख वगैरह थे उन पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है। उसी के फलस्वरूप फिर जो हमारे लाल बाल पाल की तिगड़ी में से लाला लाजपत राय जी हैं, उन्होंने इनको सलाह दी कि आप जो है जो पुलिस का डिटेंशन है या पुलिस की हिरासत है, तो उससे बचने के लिए आप ना फॉरेन की तरफ जो है रुख करिए, विदेशी धरती पर जाइए और वहां पर इनके साम्राज्य को उखाड़ फेंकने से संदर्भित जो भी काम हो सकता है वो आप वहां जाकर करिए। ठीक है, उन्होंने ही ये सलाह दिया था। इसके बाद फिर ये ट्रैवल करेंगे, पेरिस जाएंगे, है ना, 1909 में फिर ये पेरिस जाते हैं, वहां पर स्टार्ट करते हैं अपना काम, है ना, और वहां पर एक पब्लिकेशन चालू करते हैं
जिसका नाम था वंदे मातरम, सितंबर में। इसके बाद जब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो इन्होंने फिर स्थापना की गदर पार्टी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1913, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कई सारे इंडियंस को जो है वो क्या किया, अवेयर किया, है ना, उनको जो है एकत्रित किया, उनके उन अंदर जो है देशभक्ति की भावना को जो है उन्होंने उद्धृत किया, ठीक है ना। इसके बाद ये जो है कई सारी लैंग्वेज इन्होंने सीखा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो है कंट्रीज उनको ट्रेवल किया, वहां पर ट्रेवल किया इसी संदर्भ में भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए और जो कॉलोनियल रूल था उसको खत्म करने के लिए, ठीक। इनके जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क हैं उनमें आप देखेंगे तो थॉट्स इन एजुकेशन है, सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू रेस है, 44 मंथ्स इन जर्मनी है, आपका बोधिसत्व डॉक्ट्रिन है, और टर्की जो है आपका टर्की है, और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर भी है आपका, ठीक है। देखिए 44 मंथ्स इन जर्मनी एंड टर्की और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये नोट डाउन करके रख सकते हैं, अच्छे फैक्ट्स हैं, जनरली आपको किताबों में नहीं मिलते हैं, है ना, न्यूज़पेपर से इन सबको हम कलेक्ट करते हैं। इसके बाद इनका निधन होगा 54 की एज में, जब ये 54 एज में थे, और 4 मार्च 1939 को, कहां पर, फिलाडेल्फिया में, ठीक है। अब ये समझिए कि भारत में इनको सम्मान देने के लिए इंडिया पोस्ट ने 1987 में इनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। राजीव गांधी जी का शासनकाल है 87। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, ठीक, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अमेंडमेंट बिल है, इसके अंतर्गत क्या क्या संदर्भ है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को जो है एनहेंस करना है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है, और जो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इंप्रूव करना है, नॉर्मल सा टॉपिक है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो 97th अमेंडमेंट किया गया, जहां से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रावधान किया गया, कौन कौन से आर्टिकल जो है इससे संदर्भित है बताइएगा जरा, है ना। 240 से 250 के बीच में भी कोई आर्टिकल इससे रिलेटेड है क्या, है ना, और आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए, उससे हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन भी मिलता है और हम लोगों के बीच में एक टू वे जो है कम्युनिकेशन विस्थापित होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं लगता कि बस अकेले अकेले चल रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन वैसे भी सामने सामने होता नहीं है अपन लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि इसके अन्य उद्देश्यों में क्या है, तो सीधी बात है, इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट करना, उसको अप्रोप्रिएट मैनर में इंप्लीमेंट करना, इसके बाद जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना, जो बोर्ड का कंपोजिशन है उसको इंप्रूव करना, ताकि हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकें, अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर कर सकें, है ना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बनाना, ठीक है। और जो इनका फंडिंग वाला जो डोमेन है उसको भी रेज करना, मतलब इनकी जो वित्तीय की स्थिति है उसको सशक्त करना, है ना, किसकी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि चुनाव वगैरह कराने के लिए इसके लिए एक स्पेसिफिक इलेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसका नाम कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी रखा जाएगा, ताकि ये जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है इलेक्शन वगैरह करा सके और वहां पर क्या कर सके, उनके जो भी आपके कार्यकारी हैं उनको वहां पर क्या कर सके, उनको नियुक्ति दे सके चुनाव के माध्यम से, ठीक है। अब यहां पर जो चुनाव प्राधिकरण है उसका क्या कर्तव्य होगा, तो सीधी बात है भैया कि वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए, स्वतंत्र तरीके से कराए, समयबद्ध तरीके से करवाए, और इसमें अगर किसी भी तरीके का लूप होल हो या कदाचार है तो उसको कम कर सके, और अगर कोई शिकायत है तो उनका निवारण भी एज सून एज पॉसिबल कर सके, ठीक है। अब यहां पर सहकारी सूचना अधिकारी की भी बात की गई है, साथ ही साथ सहकारी लोकपाल की भी स्थापना का प्रस्ताव है ना। 3 यहां पर जो है आपके क्या है वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एक तो इलेक्शन से रिलेटेड अथॉरिटी हो गई, एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, अब जब इंफॉर्मेशन आएगी तभी तो आप वहां पर एक्शन ले सकेंगे, उसके बाद ओम्बड्समैन की भी बात यहां पर की गई है। अब यहां पर यह भी बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर चुनाव होते हैं और उसमें कोई प्रतिभागी आता है और अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, ठीक है, और उसको 3 साल के लिए जो है अपराधी होने की वजह से वहां पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, ताकि चुनाव के अंदर अनुशासन को जो है वो वहां पर संपृक्त किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि इलेक्टोरल जो डिसिप्लिन है उसको लाने के लिए ऐसा प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बोला गया कि इसके अंतर्गत सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ताकि जो भी सूचना की जो उपलब्धता है, जो भी इंफॉर्मेशन की एक्सेस है ना, वो समयबद्ध तरीके से और ट्रांसपेरेंट मैनर में वहां पर उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद यहां पर जो आपकी क्वालिटी है, इक्विटी है,
उसको भी जो है प्रमोट करना है, ठीक है, इंक्लूसिवनेस को बढ़ाना है, समावेशन को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। तो जो ये कमिटीज है इनके बोर्ड में महिलाएं हो गई, एससी एसटी के सदस्य हो गए, तो उनसे संदर्भित भी जो है आपके प्रावधान किए गए कि उनको कैसे यहाँ पर प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए जो है आपके प्रोफेशनल्स लोगों की जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, है ना, उनका यहाँ पर क्या किया जाए, अपॉइंटमेंट किया जाए जिनके पास अपना अनुभव हो बैंकिंग सिस्टम को लेके, मैनेजमेंट को लेके, है ना, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर लाने का प्रावधान किया गया। कंसर्न क्या है इससे रिलेटेड? तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि हमारे यहाँ रीजनल डिस्पैरिटी है ना, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को लेके। जैसे कि आप देखेंगे कि जो समृद्ध राज्य हैं वहां पर ये ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो आपके गरीब राज्य हैं जिनको हम एस्पिरेशनल स्टेट भी बोलते हैं, वहां पर इनकी स्थिति खराब है, ठीक है। तो दोनों की मांगे भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रीय असमानता है वो कहीं ना कहीं इसको ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो जो आपके देश के ऐसे गरीब हिस्से हैं, जो आपके गरीब राज्य है, वहां पर इन कमिटियों, जो भी आपकी समितियां हैं, कमिटीज हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद मेंबरशिप का इशू है यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अब आप देखेंगे कि हर जगह प्रावधान अलग अलग है, ठीक है, लोगों के अंदर जागरूकता भी कम है ना, यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल भी अप्रोप्रिएट मैनर में जो है उपलब्ध नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जो है मेंबरशिप को लेके भी कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखा गया है, ठीक। इसके बाद गवर्नेंस से रिलेटेड चैलेंजेस है ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा लूप होल ऐसा देखा जाता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी है कि जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनकी भूमिकाएं और जो उत्तरदायित्व हैं वो उनको उचित रूप से उसका क्रियान्वयन नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वहां पर वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ये सीरियस जो है यहाँ पर प्रॉब्लम देखा जाता है इनकी गवर्नेंस में, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कॉपरेटिव्स को एक तरीके से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के रूप में नहीं देखा जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये अपने आप में जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया है वही उद्देश्य वहां पर विफल होता नजर आ रहा है, ठीक है। तो इनको आर्थिक संस्थान के रूप में जब आप मान्यता ही नहीं देंगे, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो इसकी रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि पेशेवर लोगों की यहाँ पर कमी है, उसके कारण ये जो सेवाएं प्रोवाइड करते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, प्रोडक्टिविटी भी जो है नेगेटिव होती है। इसके बाद पूंजी निर्माण के जो एफर्ट्स हैं वो भी बहुत कम है ना। तो जब कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो इनका सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कर्मचारी आवश्यकता से अधिक है ना। देखिए लोग ज्यादा है वहां पर लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है, अपने आप में ये समस्या जनित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो आपका कंपटीशन है, उसका अभाव देखा जाता है, ठीक है ना, अभाव देखा जाता है, कॉम्पिटिटिवनेस ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये मार्केट में जब जाएंगे तो ये कंपीट ही नहीं कर पाएंगे, लैक ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब स्टाफ ज्यादा होगा तो इनपुट ज्यादा हो गया तो आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मल सा कंसेप्ट है आपका, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि यहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट का एक्सेसिव रोल है, ठीक है। तो उनका इंटरफेरेंस होता है, उनका हस्तक्षेप होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। इनके इलेक्शंस भी जो है रेगुलर मैनर में नहीं किए जाते, तो जो लोग पद पर हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं, उनको कोई टेंशन होती नहीं, तो वो फिर करप्शन करते हैं। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये रियलिस्टिक मैनर में जिस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति से संदर्भित जो भी आयाम है उनको आप अपनाइए, ठीक है। और इन संस्थानों को वापस से आप रिवाइटलाइज करिए इनको, है ना। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इनके मेंबर्स हैं उनकी ऑटोनॉमी को बनाए रखना जरूरी है, पेशेवर प्रबंधन को सुनिश्चित करना आवश्यक है, पेशेवर जो स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं, है ना, जो आपके विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के, उनको यहाँ पर क्या करना, उनको जो है यहाँ पर लाना आवश्यक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म टू टैकल क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है आपका, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है टेक्नोलॉजी का कि किस तरीके से उससे जो है क्लाइमेट चेंज को हम टैकल कर सकते हैं। अब जितनी भी नई टेक्नोलॉजी, चाहे ईवी देख रहे हैं आप, है ना, चाहे सोलर एनर्जी देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो ये सब जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, ये सब तकनीकी कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था उससे ज्यादा हम क्या कर रहे थे, प्रदूषण कर रहे थे, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो जाता, तो उसको कहीं ना कहीं कोप अप कर पाएंगे इससे। अब यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स है, सितंबर में एक स्टडी पब्लिश किया जर्नल साइंस एंड, जो आपका जर्नल साइंस है, उसने क्या बताया, उसने बताया कि अभी तक जो ग्लोबल वार्मिंग का लेवल है
हम ऑलरेडी जो है 1.1 डिग्री सेल्सियस का जो आपका खतरनाक लेवल है उससे हम गुजर रहे हैं और उससे गुजर चुकी है हमारी जो प्लेनेट है, पृथ्वी है। तो ये अपने आप में एक अलार्मिंग जो है सिचुएशन है। अब इसके कारण क्या है, देखिए अब ये यहाँ पर एक नई चीज उभर के आई है कि अगर जो हमारी प्रजातियां हैं या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, अगर उसको हमको रिवाइव करना, उसको कंजर्व करना है, तो हमको टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करना पड़ेगा, इनोवेटिव जो भी टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज बताई गई है यहां पर, है ना, इसी को बोल रहे हैं ये टेक्नो डिटर्मिनिज्म। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कि टेक्नोलॉजी जो है अकेले जो है इस तरीके की चुनौती से निपटने के लिए तैयार नहीं है। आप समझिएगा कि एकमात्र तरीका ये नहीं है, जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लोग आगे बढ़ चढ़ के काम नहीं करेंगे। भैया जी कि आप टेक्नोलॉजी ले आए तो आपने ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम कर दिया, लेकिन अगर जो देश के लोग हैं, जो पूरे विश्व के लोग हैं, अगर वो अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे तो फिर उसका जो आपका प्रभाव देखा जाना चाहिए जितना, उतना नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, तो यहां पर सोशल बेस की जरूरत है, सोशल अवेयरनेस की जरूरत है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है, जो सिविक सोसाइटी है उसका भी अपना रोल है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की अपनी हिस्ट्री है। जैसे नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए, हाई यील्डिंग जो आपके वैरायटी के जो सीड्स थे उसके कारण हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का डोमेन है, खाद्य पदार्थों का डोमेन है, उसमें हमने जो है रिलायंस प्राप्त किया, सेल्फ रिलायंस हो गया और जो है हम आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन इसी का साइड इफेक्ट भी है कि ओवर यूज जो हम कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का, है ना, पेस्टिसाइड्स का, तो उसके कारण वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर नेगेटिव इंपैक्ट भी डाला है उसने। ठीक है, तो जब रैशनल यूज किसी चीज का नहीं करते हम, और किसी भी चीज का जब हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं या कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा यूज करते हैं तो उसी को पॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन की जरूरत है। अब टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म, है ना, उसी को जो है समाधान के रूप में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म है, जब कोप 26 में यहाँ पर चर्चा किया गया तो उसके जो है 3 आयाम इन्होंने बताए। पहला विद्युत आपूर्ति की बात, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई तो नॉन एमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल्स और न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इसके बाद कार्बन कैप्चर की बात की गई। कार्बन कैप्चर का मतलब क्या कि जैसे आपने पेड़ लगाया, अब कोई जंगल है तो वहां से कार्बन कैप्चर होता है। क्यों? क्योंकि वो उतना जितना हम एमिशन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, वो वहां से कोप अप कर रहा है ना। तो ये कार्बन को कैप्चर करते हैं। जहां पर आप देखेंगे कि ग्रीन बेल्ट होगा वहां पर पोल्यूशन कम होता है। इसके अलावा जो बायोमास वगैरह है ना, उसका स्टोरेज वगैरह बताया जा रहा है यहाँ पर। तो 3 यहाँ पर मेन जो है डायमेंशन इन्होंने रखा। बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है, कई बार हमने कवर किया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो चर्चा की गई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में, तो उसमें बताया गया कि इन ये जो योजनाएं हम लॉन्च कर रहे हैं, इनके लिए जो इनपुट चाहिए, इनके लिए जो आवश्यक संसाधनों की टोटल मांग है, उसको तो भैया 2050 तक पूरा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये कि जो आपने डिसाइड किया है, जब उसकी पूर्ति ही नहीं की जाएगी तो जो हमारा लक्ष्य है उसको हम नहीं प्राप्त करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो प्लेनेट है वो ज्यादा से ज्यादा वार्म होता चला जाएगा, और जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो रोक नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो हमारे पास उपलब्धता है इलेक्ट्रिसिटी की पर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो 4 जो आपका किलोवाट बताया जा रहा है, KWH पर डे के हिसाब से बताया जा रहा है ना, कितना 4। ठीक, और रिक्वायर्ड कितना है 32। ठीक, 32, और इसमें रेंज है 16 से 48। मिनिमम भी ले लीजिए तो 4 टाइम्स है, और अगर मैक्सिमम ले लिए तो आपका 12 टाइम्स है ये आपका। ठीक, इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान में हमारी जो स्थिति है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पर ईयर की बात करें 6 किलोग्राम कार्बन कैप्चर और स्टोरेज है उसके पास। लेकिन जो सीओपी की योजनाएं हैं 26 की, है ना, कोप 26 की, उसके अंतर्गत जो हमारी आवश्यकता है कि अगर हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके अंतर्गत जो हमने वहां पर टारगेट फिक्स किया है, तो उसके लिए 3600 की आवश्यकता है। उपलब्धता 6 की है। रेंज यहाँ पर 1400 से लेके 5700 तक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हम जो मतलब खाते हैं, वी ईट 100 किलोग्राम प्लांट बेस्ड फूड पर पर्सन ईच ईयर। मतलब जो प्लांट पर बेस्ड हमारा फूड मटेरियल है वो प्रति व्यक्ति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कितनी जरूरत है, मतलब जो हम खाते हैं वो 100 kg खाते हैं। ठीक है, और अभी भी जो है हमको ये बताया जा रहा है कि जैसे बायो कैरोसिन है, तो वो जो हमारा डेली नीड्स का जो हमारा लेवल है ना, वो कितना है
200 केजी और भी एडिशनल चाहिए। मतलब जो चीजें उपलब्ध है उससे ज्यादा की हमको क्या 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 है जरूरत है। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो आप देख रहे हैं कि वो विधिवत नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भैया जो भी प्लान हमने डिस्कस किया था COP 26 में, जो भी परियोजनाएं हम चला रहे हैं, तो यथार्थ रूप में रियलिस्टिक मैनर में हम एनालाइज करें तो उनको जो है प्राप्त करना अपने आप में जो है बहुत ज्यादा दुष्कर है, कठिन है। इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो विनाशकारी जलवायु परिवर्तन है, अगर इससे दुनिया को बचना है तो भैया 2000 से 2050 के बीच में जो हमने टारगेट डिसाइड किया उसके लिए हमको वहां पर इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा, है ना। अब ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ हर दिन जो है स्वच्छ ऊर्जा क्षमता की जो है आवश्यकता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक डेटा आया है 2018 में जो MIT टेक्नोलॉजी है ना, उसने MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू है, उसने बताया कि दुनिया को अपनी जो आपकी एनर्जी, जैसे आज हम जिन सोर्सेस से प्राप्त कर रहे हैं, तो उस प्रणाली को अगर हमको बदलना है तो अभी 400 वर्ष और लगेंगे। कितने? 400 ईयर्स और लगेंगे। इस तरीके की डेटा अपने पास रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टैक्स सेंट्रिक आपके मिटिगेशन है, शमन के जो आपके तरीके हैं कंजर्वेशन के लिए, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो वन की अर्थव्यवस्था है, वनों का जो संरक्षण है, वृक्षारोपण है, जंगल है ना, कार्बन कैप्चर है आपका, है ना, इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट डोमेन है इनको तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि डेवलप्ड होते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को जो है वो अपना रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके की जो आपकी नई चमकदार अर्थव्यवस्था है उस पर जितना हम निवेश कर रहे हैं उससे ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता हमको किसमें है? जलवायु कार्यवाही के संदर्भ में, बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, क्लाइमेट एक्शन को जो है रियलिस्टिक मैनर में इंप्लीमेंट करने के लिए उससे ज्यादा यहां पर निवेश करने की आवश्यकता है। बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है। देखिए यहाँ पर सिर्फ लिखने की कला है, ये सारे क्या पॉइंट्स आप लोगों को पता नहीं, बिल्कुल पता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि COP 26 में जो हमने बात किया कि भैया डिफॉरेस्टेशन जो है आपका उसको रोकना है, उसके लिए जो जो हमने कमिटमेंट किए हैं, है ना, तो कमिटमेंट तो कर दिया गया उसमें, लेकिन जो उसका नेचर है ना वो अपने आप में वेग है। किसका नेचर? प्लेज का, कि भैया जिसमें जो हमने प्रतिबद्धता ली है उसको कैसे हम मूर्त रूप में स्थापित करेंगे, रियलिस्टिक मैनर में उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो जो उसकी नेचर है वो वेग है आपका। ठीक, प्रतिज्ञा का प्रतिबद्ध तो हो गए हम, है ना, लेकिन जो उसका नेचर है वो अस्पष्ट है, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं है, INDC वगैरह आप लोगों ने ला दिया है, तो भैया उससे होगा क्या? लोग बता देंगे अपने यहाँ से कि हमने इतना जो है मिटिगेशन कर लिया, इतना कर लिया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो तो कोविड के कारण आप सोचिए कि इतना ज्यादा लॉकडाउन था पूरे विश्व में, लॉकडाउन सभी जगह था ऑलमोस्ट, उसके कारण थोड़ा सा जो है वहां पर देखा गया कि जो नेगेटिव इंपैक्ट जितना पड़ रहा था, है ना, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, वो थोड़ा सा कम हुआ। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मोनोकल्चर है, मोनोकल्चर, ठीक, उसके माध्यम से देश जो है आपका आसानी से अपने नेट जीरो वनों की जो कटाई के लक्ष्य है उनको प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा मददगार साबित नहीं होगा। क्यों? एज कंपेयर टू, अगर आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक रूप से जो वन लगाए जाते हैं, संरक्षित वन लगाए जाते हैं, है ना, उनके संदर्भ में अगर आप दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो उसमें 40% की प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? 40% का। मतलब ये कि जो ये वन है और जो प्राकृतिक रूप से संरक्षित वन है उनमें जो है प्रोडक्टिविटी का 40%। तो अगर हम इस तरीके का प्रयास करते भी हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो 40% का डिफरेंस आ जाएगा। नॉर्मल से एग्जांपल है, कुछ कुछ एग्जांपल हमको रखने हैं इनमें से बस अपने पास, है ना। ठीक है, 2-4 एग्जांपल काफी होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा जा सकता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जलवायु संकट अपने आप में जो है कई सारे अन्य जटिल मुद्दों से संपृक्त है, जुड़ा हुआ है, एम्बेडेड है ना। तो यहाँ पर हमको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर जो है क्लाइमेट सॉल्यूशन के जो डायमेंशंस हैं उन पर फोकस करना चाहिए। ठीक है ना। अगर फॉरेस्ट की बात करेंगे आप, तो ये अगर आप देखेंगे तो आज सबसे ज्यादा संकट की स्थिति में यही है, और ये लगभग 80% जो स्थलीय वन्य जीव हैं, जो टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ है, उनके होम के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है कि एक साल का अगर ये डेटा बता रहे हैं कि एक साल में जो हमारा ये जंगल वगैरह है, जो एक वर्ष में वन जो है वो लगभग कितना एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए कार्बन कैप्चर बोला जाता है। तो CO2 को कितना एब्जॉर्ब करते हैं? तो एक वर्ष में 7.6 बिलियन मीट्रिक टन CO2 को ये कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए कार्बन कैप्चर बोला जाता है। तो एक नई स्टडी आई है, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो आपके टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ में रहने वाले जो भी आपके जीव जंतु हैं, तो उनका जो आपका एक बायोफिजिकल होता है एस्पेक्ट, उसकी वो जो टेंडेंसी, उसके कारण
वो एडिशनल पृथ्वी को 0.5% की कूलिंग प्रदान करते हैं। ये आपका नेचर का रूल है ना, नेचर का ये आपका जस्टिस है। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है अब इनकी अगर संख्या कम होगी तो ये जो इतना प्रभाव पड़ रहा है 0.5% जो कूलिंग हो रही है वो नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि वनों के संरक्षण से और भी जो प्रकृति आधारित आपके सॉल्यूशन से समाधान है ना, तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो भी आवश्यक उत्सर्जन का हमारा लक्ष्य है उसमें 37% तक की कटौती तो सिर्फ यहां से हो जाएगी, तो इंपॉर्टेंट डोमेन है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि 2015 से 17 के बीच में जो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री है हमारी, जो ट्रॉपिकल आपका ट्री कवर है, उसमें जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 4.8 बिलियन टन के इक्विवेलेंट, मतलब इतना जो है हमने नुकसान कर दिया है ना। इतना ही ज्यादा जो है वो CO2 का एमिशन जो है हमारे क्लाइमेट में देखा गया होगा जब इतना मिटिगेट नहीं हो पाया तो। इसके बाद बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पर ये एमिशन और भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये हर साल जो है 85 मिलियन जो कार के थ्रू जो ग्रीन हाउसेस का एमिशन होता है उससे काफी अधिक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि 2019 में जो टोटल अगर हम देखें कि जो एंथ्रोपोजेनिक या मानव जनित कारकों से जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ है उसमें किसका कितना जो है वहां पर पार्टिसिपेशन है, तो 34% जो है इसमें जो है एनर्जी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, 24% इंडस्ट्री का है, 22% एग्रीकल्चर का है, फॉरेस्ट्री और अदर लैंड यूज का है ना, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और लैंड यूज का 22% है, ट्रांसपोर्ट का 15% है और बिल्डिंग का 6%। ये डेटा अपने पास रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो IPCC की रिपोर्ट है उसमें भी बताया गया है कि जो हमारी भूमि है वो भी एक बड़े कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक के रूप में काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ग्रोइंग जो है एविडेंस भी है, ठीक है ना, इसके बहुत सारे ग्रोइंग एविडेंस भी है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ तो अगर भूमि हमारे एक अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक के रूप में काम करते हैं तो अगर उसका भी हम रैशनल यूज करेंगे तो जो हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सॉल्यूशन है उसको हम क्या कर सकेंगे, रियलिस्टिक मैनर में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो आपके स्वदेशी लोग हैं या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, स्थानिक जो समुदाय हैं आपके स्वदेशी लोग हैं वो जो है स्थलीय जो आपका इकोसिस्टम है, प्राकृतिक जो आपका सिंक है ना, और जो आपकी कृषि पद्धतियां हैं, जो रैशनल वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां हैं, उनको अपना कर जो है जलवायु संकट से निपटने के लिए जो है आपका अपना योगदान दे सकते हैं और ये आपका ज्यादा कारगर और ज्यादा प्रोडक्टिव आपका मेजर होगा, है ना, तरीका होगा, कारक होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है वो बताया जा रहा है कि अब हमारे पूरे विश्व को ये समझने की आवश्यकता है कि जलवायु संकट अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है, इससे पूरे पृथ्वी के अस्तित्व का संकट है और मानव समुदाय के अस्तित्व का संकट है, और जो आपके जल स्थल में रहने वाली जो हमारी बायोडायवर्सिटी, चाहे जलीय जीव हो, चाहे आपके स्थलीय जीव हो, चाहे आपके वृक्ष हो, है ना, चाहे आपका फॉरेस्ट हो, तो इन सब पर ऋणात्मक प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। तो इसके लिए जो भी अपेक्षित या जो भी आवश्यक प्रौद्योगिकी है नवाचार के माध्यम से उसको भी जो है वहां पर क्या किया जाए, उसका निर्माण किया जाए, एक दूसरे से शेयर किया जाए, और इस क्षेत्र में सभी देशों को, जो विकसित देश यहाँ पर रिलक्टेंस जो है दिखाते हैं उनको भी आगे बढ़ चढ़ के जो है यहाँ पर भाग लेना चाहिए। ये नहीं कि यूएस जैसे बोल देता कि हम अपने देश के लोगों के लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई, आप लोगों ने तो सबसे पहले पॉल्यूशन किया है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आप लोगों ने मोबिलाइज किया है। इंडिया जैसी कंट्री तो अभी मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कितना जो है वो GDP में कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कम है, और अभी तो हम वहां पर फोकस कर ही रहे हैं। और अभी भी हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान वो तो अभी चलाया ना हमने, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आपका क्या है, एडवर्स इंपैक्ट ऑफ जो भी स्मगलिंग करके गुड्स वगैरह लाए जाते हैं ना, तो तस्करी के सामान का क्या प्रतिकूल प्रभाव, अब ये सब आप लोगों को पता है, सिर्फ शब्दों में यहाँ पर लिख दिया गया है ना। अब यहाँ इससे क्या होगा, जो हमारी सरकार है उसको जो है टैक्स रेवेन्यू में लॉस होगा, है ना, और जब ऐसी चीजों की आपूर्ति जो स्मगलिंग से हो जाएगी तो वैसी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ जो है रन नहीं होंगी, तो जो लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, तो क्रूशियल सेक्टर्स में जो है जॉब्स भी कम हो जाएंगी, है ना। ये सब जो है इसके क्या है, और एक तरीके से ये समानांतर अर्थव्यवस्था को भी प्रश्रय देता है, पैरेलल इकोनॉमी को, ठीक है। अब रीजंस क्या है इसके, तो सबसे पहली चीज ये कि भारत जो है, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज अब जनसंख्या ज्यादा है तो हमारे यहाँ उपभोक्ता भी ज्यादा होंगे, तो कंज्यूमर मार्केट जो है हमारा वो लार्जेस्ट है, ठीक। अब जो हमारा अगर भारत का आप सीमा देखेंगे तो किस तरीके की सीमा है हमारी, देखिए
अगर आप देखेंगे तो पोरस बॉर्डर है, ठीक है ना, बीसीपीएन एमबीए आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब 7 जगह से हमारी जो है वो सीमाएं लग रही हैं, ठीक है, जल से भी स्थल से भी। तो हमारी जो आपकी बाउंड्री वगैरह है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना, सेंसिटिव पोरस है बॉर्डर हमारा, तो यहां से आसानी से स्मगलिंग करके प्रोडक्ट्स जो है इंडिया के मार्केट में पेनिट्रेट करा देते हैं ये लोग, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कुछ जो कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स है उसमें टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, इनपुट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो चीजें अपने आप महंगी हो जाती है, तो लोग फिर ऐसे सामान का अगर विकल्प मिलता है, ज्यादा फायदेमंद वहां पर कोई विकल्प मिलता है, तो लोग वहां पर स्विच करते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किफायती दर खरीदने के लिए लोगों को जो है विवश होना पड़ता है, और इसी से जो तस्कर वगैरह है उनको फायदा होता है, जो भी स्मगलर होते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ जो टैक्स लॉज है ना, तो उसमें लूप होल्स है, ठीक, और जो लॉज वगैरह हैं इनका पुअर इन्फोर्समेंट है। इसके बाद आप देखेंगे कि चाइना तो भैया लार्ज स्केल में एक्सपोर्ट करता है, वो एक्सपोर्ट लेड कंट्री है, तो ये अपने आप में एक जो है मुद्दा है, ठीक है। अब हमारे यहाँ ही उन चीजों का उत्पादन होने लग जाए तो उसका विकल्प जो है सामने आ जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो हायर इन्फ्लेशन है उसकी वजह से जो लोग हैं खरीदारी को टालते हैं, और जब भी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की स्थिति बहुत खतरनाक है, आने वाले टाइम पे भी बहुत खतरनाक होती जाएगी, ये सरकार सिर्फ डेटा दिखाती रहती है, इंक्लूसिवनेस और डेवलपमेंट, हम डेवलप्ड स्टेट बन जाएंगे, आप उठा के डेटा पढ़िए, हालत खराब हो जाएगी। और ये जो चीजें इतनी महंगी हो गई, आप देखिए ना कि जो डेली नीड्स की चीजें हैं जब वो महंगी हो जाती हैं, अब सोना महंगा हो गया, हीरा महंगा हो गया, तो भैया एक बहुत बड़े मास को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अब आपका एडिबल ऑयल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, है ना, गेहूं महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, तो इससे आम जनता पर फर्क पड़ता है, और ये स्थिति अभी बनी हुई है भारत में, ठीक है। तो जब उच्च मुद्रास्फीति का संदर्भ होता है तो लोग बेचारे शॉपिंग वगैरह में नहीं जाते हैं, सीधी बात है। फिर हम वहां पर एक टैगलाइन भी देते हैं कि दाल रोटी खाओ और प्रभु का गुण गाओ, सीधी बात है, हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे। तो फिर जब हमको कोई फायदेमंद विकल्प दिखाई देता है तो हम उसको मोबिलाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फेल्योर है ये, ठीक है। और इसके कारण जो नकली ब्रांडेड सामान है उसकी जो आपूर्ति, उसकी सप्लाई हमारे मार्केट में बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी से भी, उसकी क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और इसी से पूरी की पूरी एक पैरेलल इकोनॉमी रन होने लगती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सस्ते सामानों तक जो है लोगों की पहुंच हो जाती है, ये जो आपकी पैरेलल इकोनॉमी है उसके थ्रू, और जो चाइना से आपका एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो चीप सामान वहां से भेजा जाता है सस्ता, उसको जो है यहाँ पर मार्केट में उपलब्ध करा के लोगों को बेचा जाता है, ठीक। जैसे जैसे त्योहार आते हैं, जैसे दिवाली आ रही है, तो इसमें डेकोरेशन से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, मूर्ति वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं वगैरह, साइकिल से लेकर और भी जो उपभोक्ता की जरूरत की जो चीजें हैं उनकी जो है आपूर्ति हमारे मार्केट में बढ़ जाती है। अब इसके एडवर्स इंपैक्ट क्या है, तो गवर्नमेंट को तो पड़ ही रहा है, गवर्नमेंट का फेल्योर भी है ये, ठीक है ना। अब पूरी तरीके से व्यस्त रहते हैं ये लोग। अब पहले सेंट्रल के चुनाव में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव रहती थी, फिर धीरे धीरे स्टेट में, अब थर्ड टीयर में भी इंटरेस्ट लेने लग गए, ठीक है। अब जैसे जैसे चुनाव पास आएगा तो फिर कुछ ना कुछ नई पॉपुलिस्ट अप्रोच चालू कर देंगे, जैसे अब हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाए जाने का नया एक वो निकाल लिया इनने, और बाकी धर्म को लेके तो हमारे यहाँ डिबेट चलती रहती, डिबेट ऐसी चलती है जो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है, रोजगार के लिए चर्चा नहीं है, गरीबी को हटाएंगे कैसे, वो चर्चा नहीं है, बस आपने स्कीम ला दी और एक स्लोगन दे दिया, उससे नहीं होता कुछ भी, है ना। एडवर्स इंपैक्ट जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेवेन्यू लॉस जो है गवर्नमेंट का वो होगा, क्यों, क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा उनका, ठीक। इससे बताया जा रहा है कि एस्टिमेट एक जो है आपका एक आकलन बताया गया, डेटा दिया गया कि गवर्नमेंट को इसके कारण एनुअली जो है स्मगलिंग करके जो गुड्स वगैरह लाया जाता है हमारे मार्केट में बेचा जाता है लोगों को, उससे कितना लॉस होता है, तो 58,521 करोड़ होता है एनुअली। इसके बाद गवर्नमेंट को जो है आपका तंबाकू और शराब पर भी जो है टैक्स घाटा का वहन करना पड़ता है 49% तक। इसके बाद जो लेजिटिमेट एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी जो है लॉस देखा जाता है, जैसे एफएमसीजी सेक्टर में, है ना, एफएमसीजी सेक्टर में, और जो तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि 68% जॉब जो है वो जो है आपकी कम हो जाती है। अब बताइए कितना बड़ा डेटा है ये, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो देश के आपके ब्रांड वगैरह हैं उन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहले चीज तो आपकी जो टैक्सेशन की पॉलिसी है उसको रैशनलाइज करिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज जो आपका रिव्यू मैकेनिज्म है उसको आप सशक्त करिए, इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज को आप यूज करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट बनाइए, है ना, ठीक है। अब वो जो यूनिट में लोग जा रहे हैं वो करप्शन ना करें। इसके बाद जो हमारी निर्भरता है अंतरराष्ट्रीय उत्पादों पर वो कम करिए, चाइना का विकल्प, आपको चाइना से समस्या, आप उसका ऑप्शन क्रिएट करिए, उसका विकल्प तैयार करिए,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भारत के जो स्वदेशी ब्रांड है उनको प्रोत्साहित करने का काम करिए, है ना, उनको निर्माण की अनुमति दीजिए और उनको जो है इंसेंटिव वगैरह भी दीजिए। ठीक है। इसके बाद जो अत्याधुनिक तकनीकी उसका इस्तेमाल करिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, लोकेशन टेक्नोलॉजी है, तो इससे जो आपका रिव्यू मैकेनिज्म है, सुपरविजन है, जो उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और लोगों के अंतर्गत भी जो है अवेयरनेस स्प्रेड करिए, उसके लिए भी प्रोग्राम चलाइए। ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, बिल्कुल छोटा सा है, श्रिंकिंग बायोडायवर्सिटी। तो ये बताया जा रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है उसमें 5 डिकेड्स में, 5 डिकेड्स मतलब 1970 से 2022 तक, 2020 तक, है ना, 50 सालों का डेटा लिया इन्होंने, तो लगभग 69% का ड्रॉप देखा गया। कितना बड़ा ये आपका ड्रॉप है, 30% तो बचा ही, मतलब, है ना, 69 तो चला गया है। ठीक। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि जो विश्व वन्य जीव कोष है, कौन है, जो आपकी विश्व वन्य जीव कोष है, WWF भी बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड है ये आपका, तो इसने एक अभी न्यू जो है रिपोर्ट जो है निकाली है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो उसमें बताया गया है कि जो भी आपके मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं आपके, है ना, एम्फीबियंस हैं जो आपके उभयचर बोलते हैं, जल और स्थल दोनों में जो रह सकते हैं, सरीसृप हो गया आपके, जो रेप्टाइल्स हैं, फिश हैं, तो इनकी पॉपुलेशन में 69% का ड्रॉप देखा गया है लास्ट जो है 50 इयर्स में, लगभग 1970 से लेके 2018 तक। ये बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट डेटा अपने पास लिख के रखिएगा इसको। इसके बाद बताया जा रहा है कि इंडिया में जो डिक्लिनेशन देखा गया है, डिक्लाइन देखा गया है पॉपुलेशन में, किसकी किसकी, हनी बीज की, और 17 ऐसी और स्पीसीज हैं फ्रेश वाटर टर्टल्स वगैरह की, जिनकी आबादी में गिरावट हुई है। अब इसके कारण भारत में सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है वो कहां पड़ा है, तो अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न जो आपका घाट है और जो हिमालयन रीजन है, यहीं पर बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है, तो यहीं पर जो है ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्षेत्र भी हो गया, यहीं पर सबसे ज्यादा ऋणात्मक प्रभाव भी भविष्य में भी पड़ने की क्या है, भविष्य में भी जो सबसे ज्यादा ऋणात्मक प्रभाव देखा जाएगा, बोला जा रहा है, तो इस क्षेत्र में देखा जाएगा। अब जैसे कुछ कुछ आप प्रोजेक्ट है ना, जैसे रिसेंट का आपका चीता ट्रांसलोकेशन है, हम लोग लेके आए ना अभी चीता वगैरह, है ना, कुनो पालपुर में जो आपका कुनो जो है आपका MP में अवस्थित है, वहां पर जो है उनको लाके रखा गया। तो जो ये आपकी चीता स्थानांतरण जैसी परियोजनाएं हैं, बाघ परियोजना है ना, हाथी जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, एक सींग वाला जो गेंडों के लिए जो आपकी परियोजना वगैरह है, तो इसके कारण जो है कहीं ना कहीं हमने जो है पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। अगर आप देखेंगे तो जो लैटिन अमेरिका है, कैरेबियन जो आपका एरिया है, वहां पर अगर पूरे वर्ल्ड के एस्पेक्ट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ में जो उनकी पॉपुलेशन, उसमें जो सबसे बड़ी गिरावट हुई है वो वहीं पर देखी गई है। और इसका जो एवरेज बताया जा रहा है 1970 से 2018 के बीच में 94% उनकी पॉपुलेशन में गिरावट आई है। अब बताइए 94% तो बचा ही कितना, 6% तो बचा ही है, तो लगभग विलुप्त होने की कगार में हो जाएंगे वो लोग। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसी सेम पीरियड में ये भी बताया गया कि अफ्रीका में जो आबादी थी उसमें 66% की गिरावट आई है, और एशिया प्रशांत का जो आपका क्षेत्र है, ठीक है ना, उसमें 55% वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन में गिरावट आई है। सबसे ज्यादा जो है आपका फ्रेश वाटर जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन सबसे ज्यादा देखा गया है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है। इसमें एवरेज जो है आपका 83% डिक्लाइन देखा गया बिटवीन 1970 टू 2018। ठीक है। अब यहां पर जो टेम्परेचर लगातार राइज हो रहा है, तो उसके कारण बड़े पैमाने पर इनकी मृत्यु हो रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है, और एक दूसरा जो एस्पेक्ट वो भी बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी प्रजातियां भी यहाँ पर विलुप्त हो रही हैं, है ना। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इससे और भी ज्यादा आने वाले समय पर लोगों को भी नुकसान होगा, और ये जो आपका पूरा का पूरा फ्लोरा फाना है आपका ना, फ्लोरा और जो आपका फौना है, जो पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी, उस पर तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ ही रहा है। अब यहाँ पर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इसमें सबसे जो ज्यादा खतरा है वो किनको है, तो एम्फीबियंस पर है, जो उभयचर है, जो जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो शिकार किया जाता है जिन पशु पक्षियों का, है ना, स्तनधारियों का, वो उनके ऊपर भी सबसे ज्यादा खतरा है। अब ये रीजन पे कई बार जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया है ना, कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में जो आपका डिक्लिनेशन देखा जा रहा है, डिक्लाइन, उसके क्या क्या रीजन है, ये हमेशा बनता है, ये अपने पास लिख के रख सकते हैं आप लोग। पहला जो है हैबिटेट, जो आपका हैबिटाट होता है उसका डिग्रेडेशन या लॉस, मतलब जो इनका आवास होता है, प्राकृतिक आवास होता है, उन पर ऋणात्मक प्रभाव, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे खेती करने के लिए अब जंगलों को काटा जा रहा है, तो वहां पर जंगल को काटे तो पेड़ बस नहीं कटा, अब उसमें जो रहने वाले आपके जीव जंतु थे, पशु पक्षी, उनका भी तो प्राकृतिक आवास का आपने खंडन कर दिया, तो भैया उसको जो है नष्ट कर दिया। तो प्राकृतिक आवासों का जो नष्ट किया जाना वो प्रमुख कारण है। ठीक है।
इसके बाद दूसरा बताया जा रहा है कि जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, बिल्कुल ठीक बात है, पॉल्यूशन ही हो गया। कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा किसी भी चीज का जब हम मोबिलाइजेशन कर लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं, तो वहां पर पॉल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव जो आपका स्पीसीज वगैरह है, इसमें कोई नाम बता सकते हैं आप लोग इन्वेजिव स्पीसीज का? कोई ग्राफ वगैरह है, कोई आपका ऐसा है, बताइएगा जरा कि कौन सी इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है पॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज और डिसीज। ठीक, अब उसके बाद जो लैंड यूज का पैटर्न है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये सबसे बड़ा खतरा है प्रकृति के लिए। हम बोलते जा रहे हैं अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, खाना हमको खाना है, रहना हमको शहर में, खेती किसी को करनी नहीं है। अब आप देखिए किस तरीके से हम लोग उलझ गए, खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी कंसेप्ट पे चल रहे हैं, अपनी जिंदगी जो है वो कंफ्यूजन के स्टेट में है। ठीक, तो ये अपने आप पे जो है प्रकृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि जो हमने लैंड यूज का पैटर्न बदल दिया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आपका नेचुरल हैबिटेट्स है उसमें फ्रेगमेंटेशन है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो प्लांट है, एनिमल स्पीसीज है, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वाटर में हो, चाहे फ्रेश वाटर में हो, चाहे आपका लवणीय जल में हो, है ना, सॉल्टी वाटर में हो, चाहे सी में हो, तो यहाँ पर सभी जगह जो है उनके ऊपर जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अर्बनाइजेशन भी अपने आप में इसका एक रीजन हो जाएगा, रीजन बहुत सारे निकाल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये है कि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो फंडिंग वगैरह भी करें, जो लगातार नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करें और सहयोग और समन्वय करें, और विश्व के सभी देशों के यहाँ पर आगे बढ़ चढ़ कर काम करने की आवश्यकता है। अगर हमको अपनी पृथ्वी के अस्तित्व को, मानव जीवन के अस्तित्व को, और फ्लोरा फौना जो हमारे यहाँ जीव जंतु हैं, चाहे वो स्थलीय हो चाहे वो जलीय हो, उनके अस्तित्व के संकट से बचने के लिए हमको यहाँ पर फंडिंग, टेक्नोलॉजी और उसमें सभी देशों का आपस में कोऑर्डिनेशन और सहयोग जो है वो आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में यहाँ पर जो है फ्रेम किया गया, बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला ये कि ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसको एस्टैब्लिश किया गया 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरा भी और फर्स्ट भी। लास्ट ये है कि वर्ल्ड का लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं। बिल्कुल ठीक बात है, चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो ये एक तरीके से पोस्ट ऑफिस का नंबरिंग कोड सिस्टम है, ये यूज करता है इंडिया पोस्ट, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 15 अगस्त 1972 को, ठीक है ना। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो 1972 जून में होता है क्या, 5 जून को। 5 जून को हम लोग इसीलिए जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि जो ये आपका कोड है वो 6 डिजिट का होता है और इसमें जो एक एक जो नंबर्स हैं, जो एक एक अंक है, प्रत्येक अंक वो एक विशेष अर्थ को दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। इंडिया को डिवाइड किया गया है 9 पोस्टल रीजन्स या जोन में, है ना। इसमें जो फर्स्ट 8 है आपके वो ज्योग्राफिकल रीजन से रिलेटेड है और जो 9th वन है वो इंडियन आर्मी को जो है रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल ठीक बात है। चारों के चारों स्टेटमेंट ट्रू है और सही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।